वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम को लीजिए, वहाँ पर नामकरण से संबंधित एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछली वीडियो में भी आदिकाल के नामकरण को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज की वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल के नामकरण के बारे में। किस किस कवि ने इसे क्या क्या नाम दिया है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं। जो रीतिकाल है, इसे अलंकृत काल नाम किसने दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रीतिकाल का समय माना जाता है, ये माना जाता है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। आपको ये याद रखना है, कब से कब तक इसका समय क्या माना जाता है। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और जो यहाँ से दूसरा प्रश्न जो बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि को। चिंतामणि ने, जो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को अखंड परंपरा के अंतर्गत चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम आते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो डॉक्टर नगेंद्र है, इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। इन्होंने माना है केशवदास को। इन्हीं तथ्यों को भी आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो मिश्र बंधु हैं, इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। इसके पश्चात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। महत्वपूर्ण है ये, बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। इसके पश्चात जो दूसरा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो ये दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था। तो जो रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया गया था, दो रचनाकारों के द्वारा। पहले तो थे रमाशंकर शुक्ल रसाल, उसके पश्चात दूसरे थे जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखिएगा, ये दो थे विद्वान जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था। आगे हैं जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र थे, इन्होंने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया था। तो यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में इसे भी पूछा जाता है। इसके पश्चात जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया था दी आर्स पोइटिका। क्या नाम दिया था, दी आर्स पोइटिका। किसको, रीतिकाल को ये नाम ग्रियर्सन ने दिया था। कई बार आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो ग्रियर्सन थे, इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसको भी आपने कहीं लिख के रखना है। इस तरह के तथ्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आगे है एडविन ग्रीव्स, इनके द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया था। तो ये दिया गया था एलाबोराइज्ड पीरियड। तो इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। एलाबोराइज्ड पीरियड किसके द्वारा रीतिकाल को नाम दिया गया था, एडविन ग्रीव्स के द्वारा। आगे हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इनके द्वारा नाम दिया गया था साहित्य शास्त्री काल। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके द्वारा दिया गया था कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा भी कलाकाल ही नामकरण दिया गया था। तो इसके पश्चात ये नाम भी पूछा जाता है कि जो रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया गया था। तो ये दिया गया था डॉक्टर त्रिलोचन के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके पश्चात जो आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता देता हूँ कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और इसमें इन्होंने रीतिकाल, अर्थात इन्होंने वैसे तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा था, पर इन्होंने श्रृंगार काल कहा था रीतिकाल को। इन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया था। और वे कौन कौन से भाग थे, एक था रीतिवद, दूसरा था रीतिसिद्ध और तीसरा था रीतिमुक्त। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इन्होंने इसका क्रमबद्ध तरीके से विभाजन भी किया था। तो ठीक है दोस्तों, समझता हूँ मैं आपको, क्या इस वीडियो में आपको बहुत से तथ्य देखने को मिले होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण है, ये सर्वमान्य है। अधिकतर जो यहाँ पर नामकरण किए गए हैं, सब जगह ये माने जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से सर्वमान्य है, कौन से
नहीं है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। इसे सब जगह मान्यता प्राप्त है। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन्हें बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसे किया गया था नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। इसके पश्चात हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में इसे प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर कब किया गया था? 1929 में। इसके पश्चात जो आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। संख्या है 1000। आगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा गया है। याद रखना, आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह नहीं कहा गया है। जो होंगे तो उसमें होगा शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो किस प्रकार का है? तो ये विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो कुछ ये मैंने आपको तथ्य बता दिए, इनको आपको याद रखना है। तो चलिए आगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है जिसमें इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया गया है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था तो वो दिया गया था वीरगाथा काल। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उसके पश्चात जो पूर्व मध्यकाल, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। ये भी सर्वमान्य है सिवाय वीरगाथा काल के। तो जो उत्तर मध्यकाल है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। ये भी सर्वमान्य है, इसे भी सब लोग रीतिकाल ही कहते हैं। उसके पश्चात जो आधुनिक काल है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा है। यहाँ पर आपको 2 याद रखने हैं नाम, कौन कौन से? एक तो आपको वीरगाथा काल नाम रखना है याद, जो आदिकाल के लिए कहा गया है, और दूसरा जो गद्यकाल, ये इन्होंने आधुनिक काल के लिए नामकरण किया गया है। इसके पश्चात जो इन्होंने काल विभाजन किया है वीरगाथा काल का, तो ये किया था इन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो भक्ति काल के लिए इन्होंने नामकरण किया था तो वो था संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो रीति काल के लिए किया था तो वो किया गया था संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और जो सबसे अंत में है गद्यकाल, तो इसको इन्होंने 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक किया था। तो कई बार ये सीधा प्रश्न भी बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभक्त किया था? तो ये किया था 4 भागों में। कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल और गद्यकाल। ये इनके 4 प्रमुख भाग थे। आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन एवं नामकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी स्पष्ट अपने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला होगा तो वो था प्रारंभिक काल। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला है संधि काल, उसके पश्चात है चारण काल। एक बार जो कॉलेज कैडेट की परीक्षा हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर यह प्रश्न बना था कि जो आदिकाल को चारण काल नाम किसने कहा था? तो वो कहा था, विकल्प के अनुसार वो सही होना था, रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर देखिए चारण काल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को, उसी का एक ये भाग है। उसके पश्चात आता है इनका भक्ति काल, उसके पश्चात रीतिकाल और सबसे अंत में आधुनिक काल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पैटर्न था उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है। तो चलिए इनके जो काल विभाजन का समय है उसे भी देख लेते हैं। जो प्रारंभिक काल था इन्होंने उसे 2 भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। जो संधि काल का समय था ये था संवत 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक। उसके पश्चात जो चारण काल था इसका समय इन्होंने बांटा है संवत 1000 से लेकर 1375 तक। तो इसके पश्चात जो दूसरा है भक्ति काल, इसका समय इन्होंने रखा है संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। और जो रीतिकाल है इसे इन्होंने संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक रखा है। और तो जो आधुनिक काल है इसे इन्होंने संवत 1900 से लेकर संवत 1900 विक्रमी से लेकर अभी तक कंटिन्यू रखा है।
तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर अभी तक आपने इसके बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी इनका। तो ठीक है, इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके बारे में जो इसमें कालखंड किए गए हैं, उनका जो विभाजन किया गया है, नामकरण किया गया है, उसके बारे में एक डिटेल पूर्वक जानकारी हम इस वीडियो से जुटाएंगे। तो आपको बता दूं, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनते रहते हैं। पिछली बार जब एंटी नेट का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, दोनों शिफ्टों में यहाँ से एक एक प्रश्न बना था। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये पार्ट है, इसलिए आपके समक्ष इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यहाँ पर जो इन्होंने कालखंड का अपना इतिहास ग्रंथ में कालखंड का विभाजन किया है, तो उन्हें इन्होंने 11 भागों में बांटा है। तो चलिए क्रमबद्ध तरीके से इन्हें देख लेते हैं। तो जो पहला है तो ये है चारण काल। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन के ही द्वारा। तो जो चारण काल का समय इन्होंने माना है 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक। इसके पश्चात है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य, जो ब्रज का कृष्ण काव्य है, ये चौथा है और इसका समय है सन 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक। 5वां है मुगल दरबार। इसके पश्चात है छठा तुलसीदास। आगे है रीति काव्य, जिसका समय इन्होंने सन 1580 से लेकर 1692 तक माना है। इसके पश्चात है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। इसका जो समय इन्होंने माना है सन 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक। 9वां है 18वीं शताब्दी, जिसका समय इन्होंने 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना है। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और जो अंतिम है 11वां, तो ये है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये आप इसे देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने ये वर्णित किए हैं। फिर से आपको बता दूं, पहला है चारण काल, इसके पश्चात 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में और नामकरण का टॉपिक होता है। यहाँ से अवश्य परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसे को मद्देनज़र रखते हुए आपके समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले एक पार्ट को डिस्कस कर लिया गया है, जिसमें आपके जॉर्ज ग्रियर्सन के जो इतिहास ग्रंथ है उसके विषय में बताया गया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और उसका नामकरण। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो मिश्र बंधुओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 3। कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको याद इसी क्रम में रखना है। सबसे पहले आएंगे गणेश बिहारी मिश्र, उसके पश्चात आएंगे श्याम बिहारी मिश्र, उसके पश्चात आएंगे सुखदेव बिहारी मिश्र। कई बार ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए डाल दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बिहारी जो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर गलती से वहाँ पर डाल देते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। तो जो कृष्ण बिहारी मिश्र होंगे तो ये इनमें शामिल नहीं होंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो मिश्र बंधु विनोद है इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था तो उस समय इसे 3 भागों में प्रकाशित किया गया था, और जब दूसरी बार इसका प्रकाशन हुआ था तो इसे एक ही भाग में प्रकाशित किया था। तो जो प्रथम बार इसके 3 भाग प्रकाशित किए गए थे तो वो किए गए थे 1913 में, और जो इसका दूसरा या चतुर्थ पार्ट था तो उसे 1934 में प्रकाशित किया गया था। इसके पश्चात महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें कवियों की संख्या कितनी है? तो ये है 4500 के करीब। आगे है जो ये ग्रंथ है, इसमें अज्ञात कवियों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। कभी आपको समय लगता है तो इसे अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो चलिए इसके जो नामकरण और विभाजन है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मिश्र बंधु थे इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला था प्रारंभिक काल,
इसके पश्चात माध्यमिक काल, फिर था अलंकृत काल, इसके पश्चात है परिवर्तन काल और सबसे अंत में वर्तमान काल। तो जो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है तो ये रहती है आपके प्रारंभिक काल और अलंकृत काल से। तो जो अलंकृत काल है ये रीतिकाल को कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रश्न रहता है ये, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता रहता है। आगे जो प्रारंभिक काल को मिस्र बंधुओं के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है तो वो है पूर्व प्रारंभिक काल, जिसका समय है संवत 700 से लेकर 1943 तक, और उत्तरारंभिक काल, इसका समय है संवत 1934 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक। इसके पश्चात जो माध्यमिक काल है इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व माध्यमिक काल, इसका समय है संवत 1945 से लेकर 1560 विक्रम तक। इसके पश्चात जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है इसका समय है संवत 1561 से लेकर 1680। के पश्चात है अलंकृत काल, तो इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वालंकृत काल, इसका जो समय है यह संवत 1661 से लेकर 1790 विक्रम तक। इसके पश्चात है उत्तरालंकृत काल, इसका समय है संवत 1791 से लेकर 1889 विक्रमी तक। इसके पश्चात है परिवर्तन काल, इसका समय है आपका संवत 1890 से लेकर 1925 विक्रमी तक। इसके पश्चात सबसे अंत में है वर्तमान काल, इसका समय है संवत 1926 विक्रमी से लेकर अब तक। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका काल विभाग किस तरह से है। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। पहला है प्रारंभिक काल आदिकाल के लिए, माध्यमिक काल भक्ति काल के लिए, अलंकृत काल रीतिकाल के लिए, परिवर्तन काल और वर्तमान काल ये आधुनिक काल के लिए ही इनके द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं इनका काल विभाजन किस प्रकार से है और इनका नामकरण किस प्रकार से है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य लीजिएगा, यहाँ से आपको अवश्य प्रश्न देखने। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज का जो वीडियो है ये आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से आपसे 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है ना। ये कंफर्म है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। तो देखिए, पहले तो आपसे रचना पूछी जा सकती है, फिर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, फिर रचनाकाल और फिर इसका इनमें कौन से अध्याय नाम से बंटे हुए, जो अध्याय हैं किस नाम से बंटे हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, रचना है साकेत, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1931, और इसके रचनाकार कौन है मैथिली शरण गुप्त। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो इसके अध्याय हैं ये कितने सर्गों में बंटे हुए हैं, अध्याय हैं जो मतलब इनका क्या नाम है, तो ये अध्याय है सर्ग नाम से इसके अध्याय बंटे हुए हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना आपने। इसके पश्चात पद्मावत है, इसकी जो प्रकाशन वर्ष क्या है 1540। फिर इसके रचनाकार कौन होंगे, जायसी इसके रचनाकार होंगे, और फिर इसके अध्याय किस नाम से प्रचलित हैं, तो ये खंड हैं। फिर देखिए रामचरितमानस, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1574 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन होंगे, तो ये तुलसीदास होंगे। फिर ये अध्याय किस नाम से बंटे हुए हैं, ये कांड नाम से बंटे हैं। इसके पश्चात है पृथ्वीराज रासो, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1192 ईस्वी, और इसके रचनाकार कौन होंगे, तो ये चंद्रप्रदायी हो जाएंगे। फिर इसके अध्याय किस नाम से बंटे हुए हैं, समय नाम से बंटे हैं इसके अध्याय। फिर एक कबीर ग्रंथावली, तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। तो ये देखिए, एक ही वीडियो में आपको कम से कम 20 से प्रश्न मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात करें तो। यहाँ पर जो सीधे सीधे आपसे प्रश्न बनेंगे उसे देख लेते हैं। पहले साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है 1931, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष क्या है 1540, रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष क्या है 1574, पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन वर्ष क्या है 1192। इसी प्रकार अगर रचना और रचनाकार का नाम पूछा जाएगा तो साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पद्मावत के रचनाकार कौन होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस के रचनाकार कौन होंगे, महात्मा तुलसीदास। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन होंगे, चंद्रप्रदायी। और कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन होंगे, श्याम सुंदर दास। तो देखिए कितना छोटा सा वीडियो था और कितने ही इसमें प्रश्न बन जाएंगे आपके लिए। तो ठीक है, वीडियो का समापन कर लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा TGT, LT, PGT हिंदी और LT टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। इसी प्रकार
प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी का अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा, हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है। तो आपने देखा ही होगा प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि ये साधारण सा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलता ही है। इसलिए आपने इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न अवश्य परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा प्रैक्टिस सेट और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट और एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। जितने भी कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं सभी उत्कृष्ट श्रेणी के हैं और आपको ये परीक्षा में अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर आपने अवश्य संपर्क करना है। नंबर क्या है? 8219312129। यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए आपको आपकी सारी डिटेल प्रदान कर दी जाएगी जो आपकी भी क्वेरी होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पहले आपको बता देता हूं कि जो हिंदी का सर्वप्रथम कवि है, इसके लिए प्रत्येक विद्वान के द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत ही कम विद्वान हैं जो किसी एक मत पर संतुष्ट हैं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं किस विद्वान के द्वारा क्या क्या मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो पहले हैं राहुल सांकृत्यायन। जो राहुल सांकृत्यायन है, इनके द्वारा जो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है तो वो माना गया है सरहप्पा को। और सरहप्पा का समय क्या है? 769। याद रखना आपने, 769 इनका समय है। और किसने माना है सरहप्पा को सर्वप्रथम कवि? पहले तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया था, परंतु अंत में अब सभी विद्वान इस ओर रुख कर रहे हैं कि पहले कवि सरहप्पा ही हैं। तो इसको भी ध्यान रखना आपने, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको जब भी आप चाहें पढ़ सकते हो। ये हमारा ब्लॉग है, वहाँ पर जाकर आप इसे रीड कर सकते हो। आपको भविष्य के लिए यहाँ पर सुविधा मिलती रहेगी इसे रीड करने की। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तो क्या लें, तथ्य देख लेते हैं। जो शिवसिंह सेंगर है ये किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं पुष्प या पुंड नामक कवि को हिंदी का सर्वप्रथम कवि, और इसका समय क्या माना है इन्होंने? 10वीं शताब्दी। फिर जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने किसे माना है? तो इन्होंने माना है शालिभद्र सूरी को हिंदी का सर्वप्रथम कवि, और इसका समय क्या माना है? 1184 ईस्वी। आपने जो किसने माना है और कौन है और इनका समय क्या है, इन तीनों ही तथ्य को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है ना, ऐसे नहीं रखना कि सिर्फ कवि को याद रखना है कि कौन सा कवि सर्वप्रथम है। आपने उनका समय भी याद रखना है और वे किस संप्रदाय से संबंधित थे और किसने इन्हें सर्वप्रथम कवि माना है, इसका भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है राम कुमार वर्मा। तो जो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने माना है स्वयंभू को, और इनका समय क्या है? 693 ईस्वी। ठीक है, स्वयंभू को ये सर्वप्रथम कवि मानते हैं। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अब्दुल रहमान को, और ये 13वीं शताब्दी के हैं। आगे है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने किसे माना है? बच्चन सिंह ने माना है विद्यापति को, और इनका समय क्या था? 15वीं शताब्दी। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है राजा मुंज को, और इनका समय है 993 ईस्वी। इसी प्रकार जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा मुंज व भोज को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है, और इनका समय क्या है? 993 ईस्वी। इसका भी ध्यान रखना है। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, बाकी तो आपने सभी देख लेने हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको पहले बता देता हूँ। एक देखिए यहाँ पर है सरहप्पा। सरहप्पा का याद रखना है। फिर शिवसिंह सेंगर का कम ही पूछते हैं, गणपति चंद्रगुप्त का भी कम पूछते हैं, स्वयंभू का आपने भी याद रखना है, स्वयंभू को भी पूछा जाता है, अब्दुल रहमान का भी पूछा जाता है, और राजा मुंज का भी पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस कवि को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना गया है? तो ये राजा मुंज को माना गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसका भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है ना, ये है अत्यधिक पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके पश्चात आप बाकी सभी को भी याद रखना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए सर्वमान्य रूप में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत
सिद्ध कवि सरहप्पा या सरहप्पाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना गया है। तो ये सर्वमान्य मत है, क्योंकि धीरे धीरे जितनी ज़्यादा खोजबीन हो रही है उससे पता चल रहा है कि जो राहुल सांकृत्यायन का मत था कि सरहप्पा या सरहप्पाद हिंदी के सर्वप्रथम कवि थे, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो सरहप्पा है इनकी रचना भी मिल जाती है, बाकी जो कवि होंगे उनकी जो कम ही रचना देखने को मिलेगी, या अगर मिलेगी तो वो बाद के कवि होंगे जिनकी रचना देखने को मिलती है। ठीक है, सरहप्पा की रचना क्या है? दोहा कोश, इसका भी ध्यान रखना आपने, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अगर साथ में ही अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उससे जुड़ सकते हो। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। थैंक यू। आपको 1000 प्लस वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण। आपने देखा होगा कि जो बहुत से स्थानों पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों का विरोध किया गया है या उनके विरुद्ध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। तो ये अकेले ऐसे विद्वान या आलोचक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जो काल विभाजन के बारे में डिस्कस करना। तो इन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ को, या जो इनके इतिहास ग्रंथ थे उनमें इन्होंने अपने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया था। तो वो कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। पहला था आदिकाल, उसके पश्चात भक्ति काल, उसके पश्चात था रीतिकाल और सबसे अंत में था आधुनिक काल। तो जो सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल नाम दिया गया था, तो वो दिया गया था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही द्वारा। अन्यथा इससे पहले जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हो किस प्रकार से जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खंडन किया था इस नामकरण के प्रति। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो आदिकाल को आदिकाल नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया था हजारी प्रसाद। आदिकाल का जो इन्होंने सीमांकन रखा है तो वो था संवत 1000 से लेकर 1350 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो भक्ति काल का रखा था तो वो था संवत 1350 से लेकर 1700 विक्रमी तक। और जो रीति काल का रखा था तो वो था संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और आधुनिक काल का रखा था संवत 1900 से लेकर अब तक। तो यहाँ पर जो भक्ति काल और रीति काल है इन्होंने ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही लिया था। बाकी जो आदिकाल है और आधुनिक काल है ये इनके अपने प्रयास हैं। तो याद रखिए यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण। तो सबसे पहले तो आपको इसका ये नाम रखना है याद कि जो गणपति चंद्र गुप्त है इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, तो ये था आपका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनके भी इतिहास ग्रंथों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ के तौर पर पुस्तकें लिखी हैं तो वो थी 3। इसकी आपको संख्या याद रखनी है, कितनी थी? 3 थी। कौन कौन से थे वो? पहला था हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1940। इसके पश्चात है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन वर्ष था 1952। और जो सबसे अंत में था हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1952 ही था। तो आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ या इनके काल विभाजन के बारे में। तो जो इन्होंने अपने इतिहास को विभाजित किया है तो इन्होंने भी इसे 4 भागों में ही विभाजित किया है। ये मान सकते हैं इन्होंने भी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही परिपाटी को अपनाया है। तो वो कौन कौन से इनके काल विभाजन है उसे देख लेते हैं। जो पहला है आदिकाल, उसके पश्चात है पूर्व मध्यकाल, उसके पश्चात है उत्तर मध्यकाल और सबसे अंत में है आधुनिक काल। तो जो इन्होंने आदिकाल का सीमांकन किया है ये किया है सन 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक। जो पूर्व मध्यकाल है अर्थात भक्ति काल है, इसका समय है संवत सन 1950 से लेकर 1600 ईस्वी तक। और जो उत्तर मध्यकाल है या रीतिकाल है, इसका समय है संवत सन 1600 से लेकर 1857 तक। और जो सबसे अंत में है आधुनिक काल, इसका जो इन्होंने सीमा माना है तो ये होगा सन 1857 से लेकर अब तक। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो अपने हिंदी भाषा का विकास,
तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, कौन कौन से चरण इसने प्रस्तुत करे हैं अपनी हिंदी भाषा के विकास के लिए। इसके हम भाषा भी देखेंगे कौन कौन सी भाषा है और उसके पश्चात समय क्या रहा है वो भी देख लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो विकास क्रम के अंतर्गत आता है संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई थी, उसके पश्चात पाली भाषा आई थी, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी भाषा आई थी। याद रखना आपसे क्रम पूछा जा सकता है, पहले कौन आया था। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक भाषा आती है आपकी अबहट, उसका भी ध्यान रखना है। कई बार पूछी जाती है अबहट और कई बार नहीं भी पूछी जाती। जो मेन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अबहट का अगर पूछा जाए तो वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा मानी जाएगी। ये देखिए आधुनिक हिंदी भाषा, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर हम इसके समय के बारे में अगर चर्चा करेंगे, जो संस्कृत भाषा थी इसका समय था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। क्या है संस्कृत भाषा का? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ये इसका समय है संस्कृत भाषा का। फिर उसके पश्चात जो आगे आई पाली, तो इसका समय रहा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। क्या है जी? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ये इसका समय रहा विकास का, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो भाषा कौन सी थी, तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी भाषा थी पाली। पाली में वो अपनी शिक्षाओं का जन प्रचार करते थे, ठीक है। इसके पश्चात आगे अगर हम डिस्कस करें तो वो है प्राकृत। जो प्राकृत भाषा है इसका विकास क्रम क्या रहा है? तो प्राकृत का रहा था पाली के पश्चात प्राकृत आई थी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसका भी ध्यान रखना है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत का विकास क्रम रहा है। प्राकृत के पश्चात आई थी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का रहा था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। आप इसका अवश्य स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आपको PDF भी प्रदान कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हो। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो है हिंदी। वर्तमान में जो खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसका समय रहा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, ठीक है। हिंदी का रहा 1000 से लेकर अब तक, और ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आता है। अगर अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा पूछी जाए कौन थी, तो वो थी अबहट। इसका भी ध्यान रखना आपने, यहाँ पर बीच में आएगी अबहट, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आपने ढंग से इसको पढ़ लिया तो मैं कह दूँ तो 1 नंबर आपका अवश्य कन्फर्म है। 1 नंबर तो आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ये आप लिख के लीजिएगा अगर ढंग से पढ़ते हैं तो। इसके पश्चात जो दूसरा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो है इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न अवश्य बनेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे? पहले हम इतिहास ग्रंथ को देखेंगे, फिर प्रकाशन वर्ष देखेंगे, फिर इतिहास ग्रंथ। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ किस इतिहासकार का है, या फिर आपसे उसका समय पूछा जाए, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो हम इसे सभी ढंग से सॉल्व करेंगे। देखिए जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर से बता देता हूँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये जो तीनों ही इतिहास ग्रंथ है ये आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के हैं। किसके हैं? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के। और इनका हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका 1952 है। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका 1952 है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये अधिकतर पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1952 है। और ये किसकी रचना है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की ये रचना मानी जाती है। अगर इन्हें क्रमबद्ध रखने का आ जाए प्रश्न, तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये सबसे पहले आएगा। आपने किस प्रकार से याद रखना है इसे? देखिए, कभी भी हम किसी टॉपिक को अगर हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो पहले हम भूमिका को देखते हैं, तो उसी से हम याद रख सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये सबसे पहले आएगा और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी क्रमबद्ध तरीके से रखे हैं और इनका प्रकाशन वर्ष भी बिल्कुल सही है। फिर आगे जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और इसके लेखक होंगे या इतिहासकार होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो ये पुस्तक है
इसके आ जाने से हिंदी आलोचना जगत या हिंदी इतिहास ग्रंथों में एक तहलका मच गया था, क्योंकि इन्होंने इतनी सटीकता से हर एक चीज़ का वर्णन किया है जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। इस ग्रंथ को आपने याद रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित होकर आई थी। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके इतिहासकार कौन होंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक होंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। इसके पश्चात है हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत कब कब? एक तो हुआ था 1959 में और दूसरा 1960 में। क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1959 में और दूसरा 1960 में। और इसके रचनाकार कौन होंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इसके रचनाकार माने जाएंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य का अतीत अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर रीतिकाल के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से रिसर्च कर जानकारी दी गई है। अच्छा इतिहास ग्रंथ है ये, अगर इसकी बात की जाए तो। फिर आगे है वाग्मय विमर्श। तो जो हिंदी साहित्य वाग्मय विमर्श या वाग्मय विमर्श कहा जाए तो ये पुस्तक भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हो जाएगी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, ये इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो जो आज की वीडियो रहेगी तो ये रहेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन्होंने वर्णन किया है 12 ग्रंथों का, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो कुछ संक्षिप्त वर्णन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। आपको ये याद रखना है, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा या किस सभा के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और जो इसका प्रकाशन वर्ष था ये क्या था? तो ये था 1929। तो जब 1929 में इसका प्रकाशन किया गया था उस समय यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर प्रकाशित हुआ था। याद रखना है किसकी भूमिका के तौर पर प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर। ठीक है ना जी। उसके बाद जो मतलब ये स्वतंत्र रूप से आई थी 1929 में ही। जो इसके पश्चात कभी ये प्रश्न भी बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका परिवर्धित या संशोधित संस्मरण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1940। 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास का परिवर्धित या संशोधित संस्करण प्रस्तुत हुआ था। आगे जो है कुछ तथ्य ये भी हैं कि जो हिंदी शब्द सागर है इसके निर्माण में कितने विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था 3 विद्वानों का। कौन कौन से थे? बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरे थे रामचंद्र वर्मा। तो ये तीनों हिंदी शब्द सागर की प्रकाशन या इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके पश्चात जो अन्य तथ्य हैं तो उनमें है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें कितने कवियों का या कितने लेखकों का जिक्र किया गया है? तो इसमें 1000 कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। आगे कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कवियों और लेखकों की रचना शैली का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर किया गया है? तो ये किया है वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर। आगे ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने अपने इतिहास की सामग्री को कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये किया गया था मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार। कौन कौन से ग्रंथ है? तो ये हैं 4 ग्रंथ। पहला है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा है हिंदी कोविद रत्नमाला, तीसरा है कविता कौमुदी और चौथा है ब्रजमाधुरी सार। तो ठीक है ना, इनको भी याद रखना है आपने। और इनके जो रचनाकार का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मिश्र बंधु विनोद है इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु। इसके पश्चात जो हिंदी कोविद रत्नमाला है तो इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। तीसरे हैं कविता कौमुदी, इसके रचनाकार होंगे रामनरेश त्रिपाठी। और जो चौथा है ब्रजमाधुरी सार तो इसके रचनाकार होंगे वियोगी हरि।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे भी थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें को भी मैं बता देता हूँ। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने अपने इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में बनता है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है। तो ये किया है 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने सुस्पष्ट कालखंडों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा है। तो ये बांटा था 4 कालखंडों में। तो ये कौन कौन से कालखंड है, इनका भी आपको जिक्र करवा देता हूँ। पहला था वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ना कि आदिकाल। याद रखना इसे भी, क्या कहा है, वीरगाथा काल। तो इसका समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। इसके पश्चात था भक्ति काल। इसका क्या समय था, विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक। इसके पश्चात था रीतिकाल। ये प्रश्न भी बनता है दोस्तों कई बार कि जो रीतिकाल को सबसे पहले रीतिकाल नाम किसने दिया था। तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो रीतिकाल का समय खंड है, ये है विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक। इसके पश्चात है गद्दी काल। इसके पश्चात जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे तो उनमें है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1884 को। तो याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 1884 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इसके पश्चात जो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 फरवरी 1941। इसे भी याद रखिएगा, 2 फरवरी 1941 को मृत्यु हुई थी और 1884 में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले तो इनका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष कब कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1929 में, और दूसरा जो मतलब संशोधित इनका प्रकाशन हुआ था तो ये 1940 में हुआ था। और जो दूसरी प्रमुख रचना है तो यह है रसमीमांसा, ये सैद्धांतिक समीक्षा है। तीसरी है गोस्वामी तुलसीदास। चौथी है महाकवि सूरदास, ये व्यवहारिक समीक्षा है। और चौथी है चिंतामणि, इसके जो 4 भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं और ये निबंध संग्रह है। और चौथा है जो छठा है तो ये हो जाएगा विश्व प्रपंच। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनके काव्य संग्रह का नाम है मधुस्रोत। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, मधुस्रोत। आगे है इन्होंने जो संपादन कार्य भी किया है। तो इनके जो संपादन कार्य में क्या क्या इन्होंने संपादित किया था, तो पहला तो होगा जायसी ग्रंथावली और दूसरा है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। तो आगे आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। तो जो हमारा मेन मुद्दा था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण के लिए कितने ग्रंथों को शामिल किया था, तो ये किया था 12 ग्रंथों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कितने ग्रंथों को किया था दोस्तों शामिल, तो ये किया था 12 ग्रंथों को। और वे 12 ग्रंथ कौन कौन से थे, तो पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है परमाल रासो, पांचवा है बिसलदेव रासो, छठा है खुमान रासो, सातवां है कीर्तिलता, आठवां है कीर्ति पताका और नौवां है विद्यापति की पदावली और 10वां है जयचंद्र प्रकाश, 11वां है जयमय जस चंद्रिका और 12वां है खुसरो की पहेलियाँ। तो चलिए आगे मैं आपको थोड़े से और तथ्य बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने अपने इन 12 ग्रंथों को भी 2 भागों में विभाजित किया है। किस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया है, जो पहली जो इन्होंने एक को तो माना है साहित्यिक पुस्तकें, क्या माना है, एक को साहित्यिक पुस्तकें माना है और दूसरे को माना है देशभाषा पुस्तकें या देशभाषा काव्य। जो साहित्यिक पुस्तकें हैं इसमें इन्होंने 4 पुस्तकों को शामिल किया है और जो देशभाषा काव्य है इसमें इन्होंने 8 पुस्तकों को शामिल किया है। जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उन्हें देख लेते हैं वे कौन कौन सी हैं। तो पहली तो होगी इसमें विजयपाल रासो, याद रखिएगा, पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका। तो यहाँ पर मैं आपको इसको मार्क करके बता देता हूँ। तो देखिए, पहला होगा विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्ति पताका और चौथा है कीर्तिलता। जो ये 4 हैं इनको इन्होंने साहित्यिक पुस्तकें माना है, तो इनकी संख्या है 4। इसके पश्चात जो बाकी बचती हैं ये सभी देशभाषा काव्य की पुस्तकें होंगी और इनकी संख्या 8 होगी। कौन कौन सी हैं ये, तो एक हो जाएगी यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमाल रासो,
तीसरी होगी बिसलदेव रासो, चौथा होगा खुमान रासो, पांचवा होगा यहाँ पर विद्यापति की पदावली, छठा होगा जयचंद्र प्रकाश, सातवां होगा जयमेघ जसचंद्रिका और आठवां होगा खुसरो की पहेलियाँ। इसको भी याद रखना, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकें हैं इनमें कौन कौन सी वीर साहित्य की पुस्तकें हैं या वीर रस की पुस्तकें हैं और कौन कौन सी श्रृंगार रस की पुस्तकें हैं। जो विजयपाल रासो है ये है आपकी वीर साहित्य की पुस्तक, हमीर रासो ये भी वीर साहित्य की पुस्तक है, कीर्तिलता ये भी वीर रस या वीर साहित्य की पुस्तक है, कीर्ति पताका ये भी वीर रस की पुस्तक है। इसके पश्चात खुमान रासो ये भी वीर रस की पुस्तक है। और जो बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो ये वाली पुस्तक है आपकी, ये हो जाएगी श्रृंगार रस की पुस्तक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी, इसको भी याद रखना है। बाकी जो पृथ्वीराज रासो ये भी वीर रस की पुस्तक है, जयचंद्र प्रकाश ये भी वीर रस की पुस्तक है, जयमेघ जसचंद्रिका ये भी वीर रस की पुस्तक है। परमाल रासो का अन्य नाम है आला खंड या आला, ये भी वीर रस की पुस्तक है। इसके पश्चात जो खुसरो की पहेलियाँ है, यह पहेलियाँ या मनोरंजन की पुस्तक है। और जो विद्यापति पदावली है, विद्यापति पदावली यह भी आपकी श्रृंगार रस की पुस्तकें हैं। इनकी जो ये 12 पुस्तकें हैं इनमें सिर्फ 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो वीर रस की नहीं हैं, बाकी सभी वीर रस की हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कौन कौन कैसी है, किस प्रकार की जो वीडियो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के बारे में। जैसा कि आज पता है आपको दशहरा है, इसी के उपलक्ष्य पर आपके समक्ष एक विशेष वीडियो लाई गई है जो है राम काव्य धारा के अंतर्गत। इसमें हम आपको बताएंगे कि राम काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं। अगर कभी भी आपने हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा दी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अवश्य राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके समक्ष हम ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्द ही हम आपके समक्ष बाकी सीरीज़ को भी लेके आएंगे जिसके अंतर्गत होंगे सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, इनके बारे में भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो आज की वीडियो है इसे शुरू करते हैं। तो जो राम काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रमुख कवि आते हैं, सबसे पहले उनमें नाम आता है तुलसीदास जी का। इसके पश्चात होंगे रामानंद, इसके पश्चात होंगे विष्णुदास, आगे है अग्रदास, ईश्वरदास, मुनि लावण्य, ब्रह्म जिनदास, ब्रह्म नारायणमल, रामचरण दास, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, हरिदेराम, लालदास, नरहरि बापट, नावादास, इनका अन्य नाम है नारायण दास, प्रियादास, बेनी माधवदास, माधवदास जगन्नाथी, परशुराम देव, चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, बलदास, बाल भक्ति। ये जो बलदास और बाल भक्ति है ये भी राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं। आगे है रामप्रिया शरणा, रामप्रिया शरण, जानकी रसिक शरण, कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, जाखू मणियार, ललकदास, गुरु गोविंद सिंह, जानकी रसिक शरण, जनकराज किशोरी शरण, भगवंत राय खींची, नवल सिंह, रसिक अली, सरजू राम पंडित, कृपा निवास, मधुसूदन, जानकी शरण, बाल अली जू, गोकुलनाथ, मनियार सिंह, गणेश कवि, केशवदास, हरिदेराम, सेनापति और कपूरचंद त्रिखा। तो ये कुछ कवि थे जो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर उसे कंटिन्यू रिवाइज करते रह सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ हुआ होगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉन्च की गई PDF को भी ले सकते हो। ये जितनी भी PDF हैं ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी की है। इनमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस नज़रिए से ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। यहाँ पर आपको 2 PDF दी जाएंगी।
इनमें जो पहली होगी उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ये सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जो दूसरी होगी इसमें आपको 1000 प्लस वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे।